नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं हूं आपका अपना एजुकेटर शुभम पांचाल और स्वागत करता हूं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के लेक्चर सीरीज में, जिसका आज हम देखने वाले हैं पार्ट नंबर 21, जिसमें हम आज देखेंगे उत्तराखंड की जाति एवं जनजाति। जी हाँ, आज हम इस पूरे वीडियो में उत्तराखंड की जाति एवं जनजाति को पूर्ण रूप से आपको समझाएंगे। तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। और आपको वीडियो शुरू करने के पूर्व कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा आपको मैं शेयर करना चाहता हूं। आप हमारे कुछ पेड कोर्सेस ले सकते हैं जो ऑल सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस फॉर यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस एंड बीपीएससी के आप प्री एवं मुख्य परीक्षा की तैयारी हमसे जुड़कर कर सकते हैं। साथ ही आप अभी यूपीएससी की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के साथ साथ यूपीएससी इफ्कोप की तैयारी भी आप हमसे जुड़कर कर सकते हैं। यदि आप हमारे पेड कोर्सेज को लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 8564880530 या 96960608 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, सर्च कीजिए @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और बने रहिए हमारे साथ। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करिए। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तराखंड की जाति एवं जनजाति का वीडियो है, आइए शुरू करते हैं। हेडिंग है हमारी उत्तराखंड की अनुसूचित जातियां। आज हम बात करेंगे पूरी तरीके से उत्तराखंड में किस प्रकार की जाति है, कौन सी जनजाति है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या आईएमपी फैक्ट है, वो इस वीडियो सीरीज में हम देखने वाले हैं। तो चलिए उत्तराखंड की अनुसूचित जातियों की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341, ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में सूचीबद्ध जातियां अनुसूचित जातियां कहलाती हैं। ध्यान रखिएगा, जो संविधान का आर्टिकल 341 है उसमें जो जो जातियां अनुसूचित सूचीबद्ध की गई हैं वे सभी की सभी जातियां अनुसूचित जातियां कहलाती हैं। और उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा 65 जातियों को अनुसूचित जातियों का दर्जा प्रदान किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कितनी जातियां अनुसूचित जाति हैं तो आपको क्या होना चाहिए, उत्तराखंड में 65 जातियां अनुसूचित जातियां हैं। आइए इनमें से कौन कौन सी प्रमुख जातियां हैं वो देख लेते हैं। तो उसमें है पहला बहेलिया, बेगा, अगरिया, बधिक, बल्मिक, वन मानुष, बसोर, बावरिया, बेलदार, बेरिया, भुइया, भुंतु, भुइयार, चमार, धानुक, डोबी, डोम, धरकार, दुसाड, धर्मी, धरिया, ग्वाल, कंजड़, कपड़िया, करवल, खरेता, खरवाल, कोट, खटिक, कोरबा, कोरी, सहरिया, शिल्पकार, रावत। ये आपकी देख सकते हैं कि प्रमुख जातियां हैं। टोटल कितनी जातियां हैं आपकी, 65 आपकी अनुसूचित जातियां हैं, जिनमें से हमने कुछ कुछ प्रमुख जातियां आपको बता दी हैं। आइए 2011 के जनगणना की बात करते हैं। उसके पूर्व इसके पहले का जो वीडियो था, वीडियो नंबर 20, उसमें दिया था उत्तराखंड की जनगणना, मैंने आपको पूर्ण तरीके से बताई है, जिसमें अनुसूचित जनजाति की भी मैंने वहाँ पर जनगणना, उनकी साक्षरता, उनके लिंगानुपात, 2001 से उनका कंपैरिजन पूर्ण रूप से बताया है। उस वीडियो को तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप प्लेलिस्ट खोल सकते हैं या लिंक पर जा सके आप चेक कर लीजिएगा। तो आइए बात करते हैं जनगणना 2011 के आंकड़ों की। तो उत्तराखंड में अनुसूचित जाति की कुल संख्या 18,98,516 है, जो कुल जाति का कुल जनसंख्या का क्षमा चाहता हूँ जो कुल जनसंख्या का 18.8% है। कितना प्रतिशत है, कुल जनसंख्या का 18.8% है। यदि हम पुरुष की जनसंख्या की बात करें तो पुरुष यहाँ पर हैं 9,68,568 तथा महिला है 9,23,930। आपको महिलाएं मिलेंगी अनुसूचित जाति की। साथ में यदि हम अनुसूचित जाति के सर्वाधिक जिलों की बात करें कि कौन कौन से जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है, तो क्रमशः हरिद्वार 4,11,274, उधम सिंह नगर 2,38,264, देहरादून 2,98,901, नैनीताल 1,91,206, अल्मोड़ा 1,50,995 हैं। साथ में उत्तराखंड के न्यूनतम अनुसूचित वाले 5 जिलों की बात करें तो चंपावत 47,383, रुद्रप्रयाग 47,679, बागेश्वर 7206, चमोली 79,316, उत्तरकाशी 80,560। नानके डबल जीरो है, ये 72,006 है, क्षमा चाहता हूँ थोड़ा मिसप्रिंट है। तो ये आपके न्यूनतम हो गए। आइए और देख लेते हैं। तो उत्तराखंड में अनुसूचित जाति की औसत साक्षरता कितनी है, तो 74.4% मतलब औसत साक्षरता है। कितने लोग साक्षर हैं,
कितने लोग साक्षर हैं? तो भैया 74.4% अनुसूचित जाति के लोग साक्षर हैं। आपको पता होगा कि 7 वर्ष से अधिक जो आयु के उम्र के बालक होते हैं, यदि वो कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ भी लिपि को लिख लेते हैं, वे सभी साक्षर कहलाते हैं, सीधी सी बात है। और पुरुष और महिला साक्षरता की बात करें तो 84.3% पुरुष की साक्षरता है अनुसूचित जाति की, और महिलाओं की 64.1 है। ये बात थी अनुसूचित जाति की। आइए अब चर्चा करते हैं अनुसूचित जनजाति की। तो देख लेते हैं अनुसूचित जनजातियों को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के 1, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 342 का 1 में आदिम जो जनजातियां हैं वे सभी के सभी जो जो जातियां इंक्लूड की गई हैं इस आर्टिकल में, वे सभी के सभी अनुसूचित जनजातियां आती हैं। और उत्तराखंड राज्य में मुख्य रूप से बोक्सा, थारू, भोटिया, राजी, जौनसारी ये जनजातियां आपको देखने को मिलेंगी। और यदि हम बोक्सा, थारू, भोटिया, राजी और जौनसारी जातियों की बात करें तो इन्हें 1967 में अनुसूचित जनजाति घोषित किया। ध्यान रखिएगा, कब किया ये पूछते हैं तो 1967 में अनुसूचित जनजाति घोषित किया। और राज्य में सबसे कम आबादी वाले राज्य जनजाति की है, और सबसे अधिक जनजाति थारू जनजाति। ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक जनजाति किसकी है? थारू जनजाति की है। और सबसे राज्य में कम आबादी बात करें तो राजी जो जनजाति है वो जनजाति है अनुसूचित जनजाति में आती है, ये सबसे कम है। और सबसे अधिक कौन सी है? तो सबसे अधिक आपकी थारू जनजाति है। इसी के साथ साथ अनुसूचित जाति की जनसंख्या की बात करें तो 2011 के अनुसार यदि हम देखें घटते क्रम में तो थारू, जौनसारी, बोक्सा, भोटिया, राजी ये घटते क्रम में आती है। इसी के साथ साथ जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 2,91,903 है, जो कि कुल जनसंख्या का 2.9% है। कितना है? 2.9% है। पुरुष 1,48,669, महिला 1,43,234 है। साथ में उत्तराखंड में आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से जिले 5 सर्वाधिक वाले हैं। तो देख लेते हैं अनुसूचित जनजाति वाले 5 सर्वाधिक जिले। उधम सिंह नगर 1,23,037, देहरादून 1,11,663, पिथौरागढ़ 19,553, चमोली 12,260, नैनीताल 7,495। ये क्रमशः 5 अनुसूचित जनजाति वाले जिले थे। और यदि हम न्यूनतम देखें तो न्यूनतम मतलब सबसे कम है रुद्रप्रयाग में 368। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा स्लाइड ऊपर चली गई है। ये आ गए हम वापस से। उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति की बात कर रहे थे, तो उसके न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका रुद्रप्रयाग 368, टिहरी गढ़वाल 875, अल्मोड़ा 1281, चंपावत 1379 और बागेश्वर 1990। मतलब सबसे कम किस में है? तो सबसे कम है आपकी रुद्रप्रयाग में। आइए चर्चा करते हैं उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियों के बारे में, डिटेल्स में देखते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जनजाति है थारू जनजाति। और इस वीडियो को यदि आप पूरे अच्छे से देखेंगे तो आपको लगेगा कि जाति जनजाति इस वीडियो में पूरी कंप्लीट हो गई है। और एग्जाम्स में इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, एक या दो। तो जाति और जनजाति बिल्कुल रट डालिए, चबा डालिए और वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो थारू जनजाति की यदि बात की जाए तो थारू राज्य कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, परंतु किसके अनुसार है तो आपको ज्ञात होना चाहिए, जनसंख्या के अनुसार। ध्यान रखिएगा, थारू जो है वो राज्य और कुमाऊं क्षेत्र का जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है। और थारू जनजाति का जो अधिकांश लोग हैं वो उधम सिंह नगर में निवास करते हैं। और इसके अतिरिक्त यह जनजाति नैनीताल में भी मिल जाएगी और चंपावत में भी मिल जाएगी। मतलब नैनीताल से लेकर चंपावत तक आपको थारू जनजाति देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खिलची, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बिहार के चंपारण, दरभंगा तथा नेपाल के पूर्व में भेंची से लेकर पश्चिम में महाकाली नदी, तराई एवं भावर क्षेत्र तक यह जनजाति आपको देखने को मिल जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, यह जनजाति कहाँ कहाँ पर मिलती है। यदि हम इसकी उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति की यदि देखें तो सामान्यतः थारुओं को किरात राजवंश का माना जाता है। ध्यान रखिएगा, जो थारुओं हैं, ध्यान रखिए, जो इनकी उत्पत्ति की चर्चा करें तो जो सामान्य थारुओं हैं इनको किरात राजवंश का माना जाता है। पूछ सकते हैं भैया कि थारू जनजाति किस राजवंश की है? तो थारू जो जनजाति है वो किरात राजवंश की जनजाति मानी जाती है। और यह कई जातियों उपजातियों में विभाजित है। और थारू शब्द की यदि हम उत्पत्ति की बात करें तो कई विद्वानों में आपसी मतभेद है। कुछ विद्वान राजस्थान के थार मरुस्थल से आकर बसने पर तथा अपने को राणा प्रताप का वंशज कहने के कारण इसका नाम थारू पड़ने का समर्थन करते हैं। और इन लोगों में ऐसी मान्यता है कि इनके जो पूर्वज हैं वो चित्तौड़गढ़ से लेकर लंका लड़ाकू में गए थे। ध्यान रखिएगा, जो लंका में लड़ाई हुई थी उसमें लड़ने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ डर के कारण थरथर कांपने लगे, जिसके कारण थारू कहलाए और कालांतर में तराई क्षेत्र में आकर बस गए। तो आप कह सकते हैं कि जो अलग अलग विद्वान हैं उनके द्वारा अलग अलग मान्यताएं हैं। इसी के साथ साथ ये चीज़ होती है इनकी इम्पोर्टेंट
कि इनका रूप कैसा होता है, इनकी शारीरिक गठन कैसी होती है। जाति जनजाति की यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है भाषा, ये आपको याद होना चाहिए। तो जो थारी लोग होते हैं ना, थारू, ये थारू लोगों की शारीरिक बनावट मंगोल प्रजाति के लोगों से मिलती है। ध्यान रखिएगा, किस प्रजाति से मिलती है? मंगोल प्रजाति से मिलती है। ये लोग कद में छोटे होते हैं, चौड़ी मुखाकृति के होते हैं, समतल नासिक वाले होते हैं, और जनजाति की जो महिलाएं होती हैं पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक सुंदर होती हैं। थारू लोग पहाड़ी, नेपाली, भाभरी आदि मिश्रित भाषाएं बोलते हैं। इनकी कोई विशिष्ट भाषा तो नहीं है, परंतु इनका निवास जिन क्षेत्रों में होता है वहाँ की भाषा का यह प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि इनकी वेशभूषा की बात करें, इनके पहनावे की बात की जाए तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं इनका पहनावा। तो पुरुष पहनावे में एक रूप से परंपरागत रूप से लंगोट पहनते हैं। क्या पहनते हैं? लंगोट पहनते हैं, या धोती, कुर्ता, टोपी आदि वस्त्र पहनते हैं। और शरद ऋतु में कोट व ऊनी कपड़े को काली टोपी पहनते हैं। और स्त्रियों की बात करें तो जो स्त्रियां हैं वो बूटेदार कुर्ता पहनती हैं, रंगीन घाघरे पहनती हैं और बालों को ढकने के लिए काले रंग का रुमाल का उपयोग करती हैं। साथ में इस जनजातियों की स्त्रियां शरीर पर गोदना गुदवाती हैं और आभूषण व श्रृंगार प्रिय होती है। ध्यान रखिएगा, जो थारू जनजाति हैं इनकी जो स्त्रियां हैं इनको गुदना बहुत पसंद होता है, ये अपने शरीर पर गुदवा देती हैं और ये आभूषण व श्रृंगार प्रिय भी मानी जाती हैं। यदि इनके त्यौहार की बात करें तो त्यौहार भी पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप पूछ सकते हैं माघी खिचड़ी किस जनजाति का त्यौहार है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए थारू जनजाति का त्यौहार है। तो माघ की खिचड़ी, कन्हैया अष्टमी, होली, दशहरा, दिवाली, बजहर थारू लोग का प्रमुख त्यौहार है। और बजहर की यदि बात की जाए तो जो बजहर है वह त्यौहार ज्येष्ठ तथा वैशाख में मनाया जाता है। और दीपावली का इनका एक अलग कॉन्सेप्ट है कि जो थारू लोग हैं यह दीपावली को शोक पर्व के रूप में मानते हैं, क्योंकि इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल तो नहीं दे पाऊंगा, पर इतना याद रखिए आपकी थारू लोग जो हैं वो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। और थारू जनजाति के लोग होली का त्यौहार फाल्गुन पूर्णिमा से लेकर 8 दिनों तक मनाते हैं और होली के अवसर पर यह खिचड़ी नृत्य करते हैं। तो खिचड़ी नृत्य किससे संबंधित है? तो खिचड़ी नृत्य हो गया आपका थारू जनजाति से संबंधित है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके आवास की। आवास की यदि बात करें तो इनके जो आवास होते हैं पूर्ण रूप से प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। लकड़ी के पत्ते और नरकुल का इनमें प्रयोग किया जाता है। दीवारों पर चित्रकारी की जाती है और प्रत्येक घर में पशु बाड़ा होता है, मतलब गाय भैंस बांधने के लिए एक पशु बाड़ा होता है जिसको आजकल ढोर बाड़ा कहा जाता है, वैसे पशु बाड़ा ही कहा जाता है उसको। तो पशु बाड़ा होता है और घर के सामने प्राय छोटा सा पूजा स्थल होता है, एक मंदिर का स्थान इनका अलग सा होता है और उनके सामने होता है। जैसे घर है तो इसके पास में ओटेले के पास में एक मंदिर का कॉन्सेप्ट होता है। और 20 से 50 घरों के इनके गांव में पूर्वे खेतों के निकट ही होते हैं। ध्यान रखिएगा, तो आपको ये चीज़ याद होना चाहिए आवास से। और यदि इनके भोजन की बात करें तो इनमें भोजन में क्या क्या करते हैं, तो इनका जो मुख्य भोजन है वो है चावल और मछली, मतलब कहीं ना कहीं साउथ से रिलेटेड है। अब आप यदि भोजन के देखेंगे तो चावल और मछली इनका बहुत प्रिय भोजन है। और मछली चावल के अलावा ये दाल, दूध, दही, मांस, अंडे का प्रयोग भी करते हैं। और तंबाकू और मदिरा यदि इनका मुख्य प्रिय है, जो कि दोनों जान के लिए मतलब जीवन के लिए हानिकारक है, फेफड़ों के लिए हानिकारक है। मदिरा और चावल द्वारा स्वयं निर्मित करते हैं जिसे यह जाड़ कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मदिरा और चावल को ये खुद बनाते हैं जिसे यह जाड़ भी कहते हैं। तो जाड़ भी याद रखिएगा। और धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन की यदि चर्चा की जाए तो जो थारू जनजाति के लोग हैं, ध्यान रखिएगा, तो थारू जनजाति के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। किस धर्म को मानते हैं? थारू जनजाति के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। ध्यान रखिएगा। और थारू जनजाति के पुरुष हिंदुत्व के प्रतीक रूप में बड़ी चोटी रखते हैं। खड़गा भूत, पछावन, काली, भूमिया जो कि बड़ा बाबा के नाम से जाने जाते हैं, नगराई देवी, राकत, कलुआ, ये सभी जो हैं ये थारू लोगों के देवी देवताएं हैं। ध्यान रखिएगा, इनके देवी देवता पूछ सकते हैं। तो ये थे इनके देवी देवता। यदि इनके सामाजिक जीवन की चर्चा की जाए तो सामाजिक जीवन में थारुओं को सामान्य रूप से किरात वंश का वंशज माना जाता है। पूछ सकते हैं किरात वंश का वंशज कौन है, तो वह है आपकी थारू जनजाति। और थारू लोग कई गोत्रों, कुरियों, बाड़वायक, भट्टा, रावत, व्रतियाँ, महंत एवं डकैत में बटे हुए हैं। इनके मकान की बात करें तो इनका जो मकान होता है वो बहुत दिशा के अनुरूप होता है, उत्तर दक्षिण में, और द्वार हमेशा पूर्व की ओर होता है। और यह मृत को दफनाते हैं, मतलब इनका जो मृत्यु जाती है उस व्यक्ति को दफना दिया जाता है। और लौटते समय चौराहे पर छोटी सी पुलिया बनाते हैं और इनका विश्वास है कि ये जो पुलिया है इसके सारे मृत आत्मा संकटों को पार कर लेगी। और चावल और मछली इनका मैंने बताया था आपको मुख्य भोजन है। तंबाकू और मदिरा इनका मुख्य पेय पदार्थ है। और मदिरा, चावल इनके द्वारा स्वयं निर्मित किए जाते हैं जिसे क्या कहा जाता है? जाड़ कहा जाता है। ये पूछ चुके हैं जाड़ किससे कहा जाता है, तो मदिरा और चावल इनके द्वारा स्वयं निर्माण करते हैं, इसे क्या कहा जाता है? जाड़ कहा जाता है। और इस समाज में पितृवंशी, पितृस्थानीय, मात सतमातक परिवार परंपरा भी पाई जाती है। मतलब पितृवंशी
पितृस्थानीय और मातसत्तात्मक, मतलब तीनों को इंक्लूड किया गया है। ऐसी थोड़ी अनोखी जनजाति है थारू जनजाति। पितृवंशीय, पितृस्थानीय और मातसत्तात्मक पारिवारिक परंपरा अपनाई जाती है। और थारू जनजाति में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को उचित स्थान प्राप्त है। और थारू समाज में जब दो पक्षों के बीच विवाद हो जाता है तो उसे पक्की पौड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्की पौड़ी। अब क्वेश्चन आ गया कि पक्की पौड़ी किसे कहते हैं? तो पक्की पौड़ी, जब थारू समाज के जब दो जो पक्ष हैं उनके बीच में यदि विवाद होता है तो उसे पक्की पौड़ी कहते हैं। और थारू समाज में विवाह की सगाई की जो रस्म होती है उसको अपना पराया कहा जाता है। और थारू लोगों में विवाह सामान्यतः माघ्य, जनवरी फरवरी या फुलेरा दूज में होता है। जो थारू लोग जो शादी करते हैं ना, विवाह, वो फरवरी या जनवरी वाले महीने में करते हैं, जिन्हें फुलेरा दूज कहा जाता है। और थारू समाज में विधवा विवाह के पश्चात दिया जाने वाला क्या कहलाता है? भोज, लेट भरवा भोज कहलाता है। मतलब जो थारू समाज है यह विधवा विवाह को मानता है, और अच्छी बात भी है, मानना भी चाहिए। तो विधवा विवाह को मानता है, और विधवा विवाह के बाद जो भोजन होता है ना उसको लेट भरवा भोज के नाम से जाना जाता है। मतलब शादी के बाद जो भोज होता है ना, आमंत्रण बोलते हैं उसको, प्रतिभोज, उसको लेट भरवा भोज कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि लेट भरवा भोज किस से संबंधित है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए थारू जनजाति से संबंधित है। इनके दिन आर्थिक जीवन की बात की जाए तो थारू लोग का जो आर्थिक जीवन है वह कृषि, पशुपालन, आखेट पर आधारित होता है। ध्यान रखिएगा, कृषि, पशुपालन और आखेट पर। और कुमाऊं, तराई के साथ साथ कृषक, पशुपालक, आखेटक होते हैं। और ये किसकी खेती करते हैं? अधिक से अधिक धान की खेती करते हैं। ध्यान रखिएगा, किसकी खेती करते हैं? धान की खेती करते हैं। आइए इनकी देख लेते हैं। राजनीतिक संस्था, यदि राजनीतिक संस्था की चर्चा की जाए तो थारू जनजाति की जो अपनी पंचायत हैं और अपनी ग्रामीण अदालतें होती हैं, ध्यान रखिएगा, ये अपनी पंचायतों में अपनी जो भी संबंधित वो होती हैं, इनकी वो क्या बोल सकते हैं, जो दंड होते हैं वो दंड विधान इनके पंचायत और इनकी ग्रामीण अदालतें जो होती हैं, जहाँ पर दोषी को शारीरिक व आर्थिक रूप से दंडित भी किया जाता है। तो ये थी आपको थारू जनजाति की डिटेल्स, और इतनी डिटेल्स मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज़ को देख लीजिएगा। और इसी क्वालिटी का नाम है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आइए बात करते हैं दूसरी जनजाति, जौनसारी जनजाति। आइए बात करते हैं दूसरी जनजाति की, जौनसारी जनजाति। थारू जनजाति के बाद जौनसारी जनजाति राज्य में दूसरी सबसे अधिक आबादी वाला जनजाति समुदाय है। ध्यान रखिएगा, सेकेंड लार्जेस्ट जनजाति है, ध्यान रखिएगा, जौनसारी जनजाति। और यह गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजाति समूह माना जाता है, जनजाति समुदाय माना जाता है। और जो जौनसारी लोग हैं उनका मुख्य निवास स्थल देहरादून के अंतर्गत आता है। और इसके अतिरिक्त यह लोग टिहरी, उत्तरकाशी में भी निवास करते हैं। और जौनसारी की सबसे अधिक आबादी देहरादून के जौनसार बाभर क्षेत्र में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, जो जौनसारी है उसकी सबसे अधिक आबादी देहरादून के जौनसार बाभर क्षेत्र में पाई जाती है। राज्य में लाखा मंडल, चकराता, कालसी, त्यूनी क्षेत्र को संयुक्त रूप से जौनसार बाबर कहा जाता है। पूछ लिया कि मान लीजिए निम्नलिखित में से कौन कौन से क्षेत्र जौनसार बाबर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो लाखा मंडल, चकराता, कालसी और त्यूनी। ध्यान रखिएगा, चार क्षेत्र, लाखा मंडल, चकराता, कालसी और त्यूनी, ये जौनसार बाबर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और यह जो क्षेत्र है ये लघु हिमालय के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा, लघु हिमालय के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए। और इसी के साथ साथ प्रजाति दृष्टि से यह इंडो आर्यन परिवार के हैं। किस परिवार के हैं? इंडो आर्यन परिवार के हैं, जो अपनी विशिष्ट वेशभूषा, परंपराओं, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य, सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। और इनका जो मुख्य निवास है वह लघु हिमालय के उत्तर पश्चिम भाग का एक बाबर क्षेत्र है। और इस क्षेत्र के अंतर्गत देहरादून का चकराता, कालसी, त्यूनी, लाखा मंडल आदि क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। टिहरी का जौनपुर क्षेत्र, उत्तरकाशी का परगना क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है। और देहरादून का कालसी, चकराता, त्यूनी तहसील को जौनसार बाबर क्षेत्र कहा जाता है, जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया था। यदि जौनसार बाबर क्षेत्र के बारे में और बात करें तो इसमें 39 खाते या पट्टी और 358 राजस्व गांव आते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो जौनसार बाबर क्षेत्र है ना, इसमें कुल 39 खाते जिनको पट्टी कहा जाता है और 358 राजस्व गांव आते हैं। और जौनसार बाबर की मुख्य भाषा की बात करें तो जौनसार जो जनजाति है इसकी मुख्य भाषा है आपकी जौनसारी। कौन सी भाषा है इसकी? जौनसारी है। और बाबर के कुछ क्षेत्र में बाबरी भाषा के देवघरी हिमाचली भाषा बोली जाती है, लेकिन पठन पाठन पूर्ण रूप से हिंदी भाषा में किया जाता है। यदि प्रजाति और जाति की बात करें तो प्रजाति और जाति मंगोल एवं डोमो प्रजातियों के मिश्रित लक्षण वाले होते हैं। मतलब जो मंगोल जनजाति है ना, सॉरी, जो मंगल जाति है और जो डोमो प्रजाति है, इन दोनों को
इन मतलब आप कह सकते हैं कि इन दोनों का जो मिश्रित लक्षण है वो इस जनजाति में जौनसारी में आपको देखने को मिल जाएगा। और यह जनजाति खसास, कारीगर, हरिजन खसास नामक 3 वर्गों में विभाजित है। ध्यान रखिएगा, खसास, कारीगर, हरिजन खसास नामक 3 वर्गों में विभाजित है। और खसास वर्ग में ब्राह्मण, राजपूत, कारीगर वर्ग में लोहार, सोनार, नाथ, जोगी, भागची, बढ़ई आदि हरिजन खसास वर्ग में आते हैं। और जिसमें कोयटा, कोली, मोची भी आते हैं। और समाज इनकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा मानी जाती है। और शारीरिक गठन और भाषा की बात करें जौनसारी की, तो शारीरिक गठन और भाषा में ये लोग सामान्य रूप से गोरे होते हैं। ध्यान रखिएगा, सामान्यतः रूप से गोरे, लंबे, सिर लंबा होता है इनका, नाक तीखी होती है। और ये मंगोल तथा डोम प्रजातियों के मिश्रित लक्षण वाले होते हैं। इनके द्वारा जौनसारी भाषा का प्रयोग किया जाता है। और उत्तराखंड में सर्वाधिक बोलने जाने वाली भाषा, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन ध्यान रखिएगा इसको, उत्तराखंड में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? जौनसारी भाषा है। और यह भारतीय आर्य परिवार की एक भाषा मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, किस परिवार की भाषा है? तो भारतीय आर्य परिवार की भाषा है। और जौनसारी पुरुषों को ऊनी कोट, पजामा जिसको झगोली के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, पजामा, झगोली तथा ऊनी टोपी जिसे डिगुआ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिगुआ, ऊनी टोपी या डिगुआ कहा जाता है। और जौनसारी स्त्रियां सूती घाघरा कुर्ती, कमीज जिसको झगा कहा जाता है, यह इनके वस्त्र होते हैं। आइए बात करते हैं इनके आवास और त्यौहार की। तो आवास की सर्वप्रथम यदि हम चर्चा करें तो जौनसारी जो लोग हैं ये आवास भी प्राकृतिक रूप से बनाते हैं। जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। जो यह लोग अपना घर लकड़ी और पत्थर से बनाते हैं, जब जो 2 या 3 या 4 मंजिल का होते हैं। सोचिए आप, पत्थर और लकड़ी के घर भी 2 या 3, 4 मंजिल के होते हैं, यही तो विशेषता है। और इस घर का जो मुख्य द्वार होता है, इनके जो घर का मुख्य द्वार होता है वह लकड़ी का बना होता है, जिस पर विभिन्न प्रकार की सजावट की जाती है, लकड़ी पर डिज़ाइन बनाई जाती है। और इनके त्यौहार की बात करें तो जो जौनसारी लोग हैं इनके त्यौहार बिस्सू, बैसाखी, जागड़ा, पंचाई जिसको दशहरा के नाम से जाना जाता है, दियाई, दीपावली, ध्यान रखिएगा, पंचाई दशहरा और दियाई दीपावली, नोड़ाई, माघ, जाग आदि आते हैं। तो ये तो हो गए इनके त्यौहार। और जौनसारी जो लोग हैं वो विजयदशमी को पायंता या दशहरे को पांडव कहते हैं। अब क्वेश्चन आ गया कि पायंता या पांडव किस जनजाति से संबंधित है? तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि भैया जोन सारी जनजाति से संबंधित है। महासू देवता महाशिव का त्यौहार जागड़ा है, जो भादों अगस्त सितंबर के महीने में देहरादून में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, भादों अगस्त सितंबर के महीने में देहरादून में मनाया जाता है। और जौनसारी लोग माघ त्यौहार 11 से लेकर 12 जनवरी के प्रारंभ में पूरे माघ में बनाते हैं। और भेड़ पालक जौनसारी सावन में नुड़ाई त्यौहार मनाते हैं। अब नुड़ाई त्यौहार कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, नुड़ाई त्यौहार सावन में मनाया जाता है। और भेड़ पालक जो होते हैं जौनसारी जनजाति के, वे इस त्यौहार को मनाते हैं। और जौनसारी भाषा में मेले को मोड़ या मड़ऊ कहा जाता है। तब क्वेश्चन आ गया कि मोड़ या मऊड़, ध्यान रखिएगा, मोड़ या मऊड़ किस का नाम है? तो आपको याद होना चाहिए मेले का नाम है। और जौनसारी भाषा में मेले को कहा जाता है। और माघ त्यौहार की बात करें तो माघ त्यौहार 11 या 12 जनवरी से शुरू होता है, पूरे माघ भर चलता है। इसमें लोग भेड़ बकरा काटते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे अब छोड़िए उस चीज़ को, इसमें लोग भेड़ बकरा काटते हैं और एक दूसरे को भोज देते हैं। और पूरे महीने लोग रात को बारी बारी सबके घर जा जाकर नाचते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा। और प्राय अप्रैल में पड़ने वाले जो वैशाखी या बिस्सू मेला है, वैशाखी में 4 दिन पर्यंत तक मनाया जाता है। और इन 4 दिनों में चोली थात, ठाटा डांडा, चोरानी, नाग थात, लूहन डांडा, घिरटी, नगाए, दाड़े आदि स्थानों पर मेले लगते हैं। और इनमें चावल से बने पापड़, जिन्हें स्थानीय भाषा में लाडू या शाकुली कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, चावल से पापड़ बनते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो चावल के पापड़ होते हैं ना, इन्हें लाडू व शाकुली कहा जाता है। और इन मेलों के मुख्य पकवान कौन से हैं? तो चावल ही है, जिन्हें लाडू व शाकुली कहा जाता है, जो कि जौनसर बाबर का सबसे बड़ा मेला भी इसे ही माना जाता है। इसी के साथ साथ दशहरे को ये पांचों के रूप में मानते हैं। ध्यान रखिएगा, दशहरे को ये पांचों के रूप में मानते हैं। इस अवसर पर मेले आश्विन शुक्ल षष्ठी सप्तमी तिथि को लगते हैं। ध्यान रखिएगा, जो मेले होते हैं वो आश्विनी शुक्ल षष्ठी सप्तमी को लगते हैं। और जन्माष्टमी में इन्हें अठोई के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो जन्माष्टमी है इसमें इन्हें अठोई के रूप में मनाया जाता है। और वीर केसरी मेला 5 मई को चोली थात में अमर शहीद केसरी चंद के बलिदान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो वीर केसरी मेला है 5 मई को चोली तात में अमर शहीद केसरी चंद के बलिदान दिवस के रूप में मनाया
जाता है। इसी के साथ साथ इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में कुछ विशेष प्रकार के मेले लगते हैं जिसे मोड़ भी कहा जाता है मेले को, जैसे मछमोड़, जय रियाड़ो मोड़ आदि। तो ध्यान रखिएगा, मछमोड़ और जय रियाड़ो किससे संबंधित है? तो मछमोड़ और जो जय रियाड़ो है ये एक मेले हैं, और मछमोड़ में लोग किसी गाड़, जिसका छोटी नदी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा छोटी नदी को गाड़ कहा जाता है, तो मछमोड़ जो मेला होता है इसमें लोग किसी गाड़, छोटी नदी, तिमुर, तेज बड़, झाड़ी पाउडर डालकर मछलियों को बेहोश कर देते हैं और सामूहिक रूप से उन मछलियों को पकड़ लेते हैं, और इसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। इसी के साथ साथ जतरियाडो मोड़ में कई खतों को मिलाकर एक साथ, खेत दाना रखिएगा, कई खेतों को मिलाकर एक साथ बड़ा मेला लगाते हैं, और यह जो मेला है लगभग 25-26 सालों में एक बार लगता है। बहुत बड़ा मेला होता है, और इसमें लोग अपने हथियारों, गाजे बाजे के साथ उपस्थित होते हैं, शक्ति परीक्षण करते हैं, और थेरू, डुंग्यारा, साहिया, पाटे, मीनस के मोड़ बहुत प्रसिद्ध होते हैं। इसी के साथ साथ हारुल जो होता है एक परात नृत्य होता है। एक परात नृत्य मतलब जो नृत्य करते हुए परात घुमाई जाती है उसे हारुल कहा जाता है। रासो, घुमसू, झेला, छोड़ो, धी, घुंडचा, जंगबाची, सराई, हदिया, सामूहिक मंडवड़ा, तांदी, मरोज, अणेंता, ठुमकिया, बराड़ी, गांडिया, रास रासो, पांडवल्ला, पौणई, रेणनाथ, अणेकांडे, पत्तेबाजी, ये सभी जो है इनके नृत्य हैं। तो ध्यान रखिएगा इतने सारे यहाँ पर नृत्य दे रखे हैं। और इसी के साथ साथ हारुल, मांगन, छोड़े, शिलेंगू, केदार छाया, गोडवड़ा, रणारात, विरासु इनके प्रमुख लोकगीत हैं। तो ध्यान रखिएगा, पूछ लिया कि भैया लोकगीत कौन कौन से, तो ये इतने सारे लोकगीत हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। और तलवार, फरसा, कटार, जमदंड आदि इनके प्रमुख हथियार माने जाते हैं। इसी के साथ साथ धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन की यदि बात की जाए तो धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के अंतर्गत जौनसारी जनजाति का जो धर्म है वो हिंदू है, और हनोल इस जनजाति का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। और जौनसार लोगों के देव देवता वाशिक, महासू, बोठा पांडव, पवासी, चोलदा आदि माने जाते हैं। और महासू जो हैं वो जौनसारी लोगों के मुख्य देवता हैं। ये पांडवों के मुख्य देवता माने जाते हैं, तथा कुंती अपनी देवी को मानकर उनकी पूजा करते हैं। और जौनसारी लोगों के नृत्य की बात करें तो परात नृत्य जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया था, रासो, घुमसू, झेला, छोड़ो, धी, घुंडचा, जंगबाजी, बराई, हदिया, सामूहिक मंडवटा, तांदी, मरोज, अणेता, ठुकमिया, बराड़ी, गांडिया, रास रासो, पाड़वल्ला, पौणई, रेनरात, अंडे काने, पत्तेबाजी, ये सभी के सभी इसके क्या हैं आप बताइए? ये सभी के सभी इसके नृत्य हैं। तो ध्यान रखिएगा, जौनसारी नृत्य की यदि चर्चा की जाए तो जौनसारी नृत्य आपके इतने सारे हैं। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा अलग से कर देता हूँ, दर्शा देता हूँ, तो आप इसको देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये हैं इसके नृत्य। और यदि इस जनजाति की सामाजिक जीवन की चर्चा की जाए तो जौनसारी जनजाति 3 वर्गों में बटा हुआ है, खसास, कारीगर और हरिजन खसास। ध्यान रखिएगा, खसास, कारीगर तथा हरिजन खसास में बटा हुआ है। और जो जौनसारी लोग होते हैं सबको पांडवों का वंशज मानते हैं। किसका वंशज मानते हैं? पांडवों का वंशज मानते हैं। और जौनसारी समाज में पितृसत्तात्मक परिवार की प्रथा प्रचलित है। ध्यान रखिएगा, पितृसत्तात्मक परिवार की प्रथा आपको इसमें देखने को मिलेगी। साथ ही महिलाओं को सम्मानित स्थिति प्राप्त है। यहाँ पर जौनसारी जनजाति में बेविकी, बोई दोदिकी, बाजदिया विवाह प्रचलित है। और पूर्व में यहाँ बहुपति विवाह प्रचलन में था। ध्यान रखिएगा, बहुपति विवाह बहुत प्रचलन में था। और बेविकी बहुत ही साधारण पद्धति का विवाह है, जबकि बाजदिया उच्च कोटि वाला विवाह है। मतलब बाजदिया उच्च कोटि वाला विवाह और जो बेविकी है वो साधारण पद्धति वाला विवाह माना जाता है। तो बाजदिया और बेविकी किस जनजाति के विवाह हैं? तो आपको याद होना चाहिए कि वे जौनसारी जनजाति के विवाह हैं, और एक साधारण पद्धति का और एक उच्च कोटि वाला विवाह है। यदि इनके आर्थिक जीवन की बात करें तो आर्थिक जीवन में जौनसारी लोगों का आर्थिक जीवन कृषि और पशुपालन पर निर्धारित करता है, पशुपालन पर आधारित है, जिसमें खसास, ब्राह्मण और राजपूत जौनसारी अत्यधिक समृद्ध होते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि इनकी राजनीतिक संस्था की बात की जाए तो राजनीतिक संस्था में जौनसारी लोगों में पहले ग्राम पंचायत के स्थान पर खुमरी नामक समिति होती थी। ये पूछ चुके हैं, इसको IMP लगाइएगा कि जौनसारी लोगों में पहले ग्राम पंचायत के स्थान पर खुमरी नामक समिति होती थी, जो आम के प्रत्येक परिवार का एक सदस्य खुमरी का सदस्य होता था। मतलब जो परिवार है, जो आम लोगों का जन समूह है, उनके एक परिवार का एक व्यक्ति इस खुमरी जो है, मतलब जो समिति है, इसका सदस्य होता था। और खुमरी के मुखिया को ग्राम सयाना, ध्यान रखिएगा, जो खुमरी है ना, खुमरी
इसके मुखिया को ग्राम सयाना कहा जाता था और ग्राम पंचायत के ऊपर खत पट्टी स्तर पर एक खत खुमारी समिति होती थी तथा इसका मुखिया खत सयाना कहलाता था और यह समिति दो गांवों के मध्य झगड़ों का निपटारा करती है। ध्यान रखिएगा, जो समिति है, ध्यान रखिएगा, जो खुमरी है वो समिति है, यह दो गांवों के मध्य झगड़ों का भी निपटारा करती है और अन्य प्रकार के कार्य भी इस समिति में किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत के स्थान पर चलाई जाती थी। आइए अब बात करते हैं कि जौनसार क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं। देखिए, इस सीरीज़ में आपको बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, इसमें जाति जनजाति के बारे में सब चीज़ बता दी गई है। आप इसको प्री में भी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, मेंस के लिए भी इसमें आप थोड़ा थोड़ी चीज़ें पॉइंट निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं वीर केसरी नंदन के बारे में। यदि हम वीर केसरी नंदन की बात करें तो वीर केसरी नंदन का जन्म 1 नवंबर 1920 को चकराते के पास क्यावा गांव में हुआ था। किस गांव में हुआ था? क्यावा गांव में 1 नवंबर 1920 में इनका जन्म हुआ। यह थल सेना में थे, लेकिन बाद में बोस की जो आज़ाद हिंद फौज है उसमें भर्ती हो गए। मतलब ये थल सेना में थे, बाद में जब आज़ाद हिंद जब फौज बनी उसकी फौज में भर्ती हो गए वीर केसरी नंदन जी, और इन पर मुकदमा चला गया था और इन्हें 3 मई 1945 को फांसी की सज़ा दे दी गई और इनके बलिदान दिवस पर 3 मई को चोली ताथ में मेला भी लगता है। तो आप कह सकते हैं कि जो वीर केसरी नंदन है इनका जो बलिदान दिवस है वो 3 मई को मनाया जाता है और इस समय चोली ताथ में मेला भी लगता है। ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ अगले व्यक्ति हैं हमारे केदार सिंह। यदि केदार सिंह की चर्चा की जाए तो केदार सिंह बिसोई गांव के निवासी हैं और केदार सिंह जौनसार के प्रथम समाज सेवी है। ध्यान रखिएगा, केदार सिंह बिसोई गांव के निवासी केदार सिंह जौनसार के प्रथम समाज सेवी कहलाते हैं। इन्हें जौनसार बाबर में समाज सेवा एवं जन जागृति का अग्रदूत माना जाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ गया कि जौनसार बाबर क्षेत्र में समाज सेवा व जन जागृति का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा केदार सिंह को जन जागृति का अग्रदूत माना जाता है। आइए अगले व्यक्तित्व की ओर चलते हैं। अगला है हमारा पंडित शिवराम। यदि पंडित शिवराम की बात की जाए तो कविता के क्षेत्र में प्रतिष्ठा रखने वाले जो आशु कवि पंडित हैं वे शिवराम हैं और जौनसार के प्रथम कवि हैं। ध्यान रखिएगा, यह जौनसार के प्रथम कवि हैं और इनकी प्रसिद्ध रचना है वीर केसरी, जौनसार बाबर में बहुत प्रसिद्ध रचना के रूप में मानी जाती है। यदि पूछ लिया कि वीर केसरी किसकी रचना है तो पंडित शिवराम की रचना है और मैंने इसके कई वीडियो के पूर्व मैंने आपको रचना सब पढ़ा दी हैं, उस सीरीज को भी देख लीजिएगा। अगले नाम है हमारा भाव सिंह चौहान। भाव सिंह चौहान प्रथम जौनसारी व्यक्ति जिन्होंने मसूरी एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और अंतर्राष्ट्रीय जगत में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की। ध्यान रखिएगा, जो मसूरी है, मसूरी का इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, मसूरी एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय माफ कीजिएगा, यहाँ से भाव सिंह चौहान ने शिक्षा प्राप्त की थी और ये पहले व्यक्ति थे जौनसारी जिन्होंने इतनी शिक्षा प्राप्त करी और इंटरनेशनल जगत में इन्होंने विशिष्ट उपलब्धि हासिल करी और जौनसार बाबर का नाम इन्होंने इंटरनेशनल जगत में रोशन किया। फादर ऑफ जौनसार बाबर सम्मान भाव सिंह चौहान को मिला था और इस सम्मान से सम्मानित होने वाले जौनसार क्षेत्र के प्रथम व्यक्ति भाव सिंह चौहान थे। सम्मान का नाम क्या है, तो सम्मान का नाम है आपका फादर ऑफ जौनसार बाबर सम्मान। ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ जौनसार बाबर सम्मान सर्वप्रथम किसको मिला? अगर क्वेश्चन आ गया तो मिला था भाव सिंह चौहान को। अगले व्यक्तित्व की चर्चा करते हैं। अगले हैं हमारे गुलाब सिंह। यदि गुलाब सिंह की बात करें तो गुलाब सिंह का जन्म बाबर क्षेत्र के वुनाड गांव में हुआ। कहाँ पर हुआ? गुलाब सिंह का जन्म बाबर क्षेत्र के वुनाड गांव में हुआ और राजनीतिक क्षेत्र में अजय रहने वाले श्री गुलाब सिंह उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं और इन्हें जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक माना जाता है। ध्यान रखिएगा, जौनसार का राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे माना जाता है, तो गुलाब सिंह को माना जाता है और इस क्षेत्र से मंत्री बनने वाले यह प्रथम व्यक्ति थे गुलाब सिंह। अगला नाम है हमारा रतन सिंह जौनसारी। यदि रतन सिंह जौनसारी की बात की जाए तो कविता के माध्यम से जौनसार को उजागर करने वाले रतन सिंह जौनसारी इस क्षेत्र के आधुनिक कवि माने जाते हैं और बस इतना ही इनके बारे में इम्पोर्टेंट था। आइए अगला नाम देख लेते हैं देविका चौहान का। तो जो देविका चौहान है ये समाज सेवी थी और समाज सेवा से जुड़ी थी और ये महिला उत्थान के उल्लेखनीय कार्य देविका चौहान द्वारा किए गए हैं। आइए अगला नाम देख लेते हैं कृपाराम जोशी। यदि कृपाराम जोशी की बात की जाए तो कृपाराम जोशी प्रमुख शिक्षाविद एवं समाज सेवी श्री जोशी थे जिन्होंने जौनसार बाबर क्षेत्र में समाज सेवा का विकास किया और एक संगठन की स्थापना कृपाराम जोशी के द्वारा की गई। अगला नाम है आपका नंदलाल भारती। नंदलाल भारती की बात की जाए तो जौनसार के
संगीत जनक नंदलाल भारती, इन्हें जौनसार रत्न से सम्मानित किया गया है और इनका जौनसारी संगीत एवं संस्कृति के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। तो क्वेश्चन आ गया कि भैया जौनसार रत्न से सम्मानित किसे किया गया है? नंदलाल भारती, जो कि जौनसार के संगीत जनक माने जाते हैं, इन्हें सम्मानित किया गया है जौनसार रत्न से। तो ये थी जौनसार जनजाति के बारे में डिटेल और उनके प्रमुख कुछ व्यक्तित्व जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आइए अगली जनजाति देख लेते हैं, बोक्सा जनजाति। यदि हम बोक्सा जनजाति की बात करें तो मान्यता के अनुसार बोक्सा जनजाति के जो लोग हैं वह सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में आकर चंपावत जिले के बनबासा में बसे। कहाँ बसे? चंपावत जिले के बनबासा में बसे। राज्य में बोक्सा जनजाति की सर्वाधिक आबादी ऊधम सिंह नगर में है और बोक्सा जनजाति नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून जिले में भी निवास करती है। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक ऊधम सिंह नगर में तो है ही सही, बोक्सा जनजाति सर्वाधिक आपको ऊधम सिंह नगर में मिलेगी, परंतु इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल और देहरादून जिले में भी आपको बोक्सा जनजाति मिल जाएगी। राज्य में ऊधम सिंह नगर, नैनीताल जिले में बोक्सा, बहुल क्षेत्र में बुक्साड़ के नाम से जाने जाते हैं और बोक्सा जनजाति को देहरादून में महरार मेहरी बोक्सा भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, महरा मेहरी बोक्सा भी इसे कहा जाता है। आइए बात करते हैं शारीरिक गठन और भाषा की। यदि शारीरिक गठन और भाषा की बात की जाए तो यह जो जनजाति है कद में छोटी होती है, मध्यम होती है और चौड़ी मुखाकृति की होती है। ध्यान रखिएगा, छोटी कद, मध्यम और चौड़ा मुख और समतल चपटी नाक वाले होते हैं और महिलाओं में गोल चेहरा होता है, गेहुआ रंग होता है, मलंगोल नाक नक्शे स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। और बोक्सा जनजाति की जो भाषा है वह आपकी भांवरी, कुमैया, रंच, भैंसी, ये जो इनकी भाषा हैं और इनकी भाषा में हिंदी, कुमाऊनी का सम्मिश्रण पाया जाता है जो कि देवनागरी लिपि का भी प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें देवनागरी लिपि का भी प्रयोग किया जाता है। इनके वेशभूषा की बात करते हैं तो इनका वेशभूषा, परंपरागत वेशभूषा में पुरुष धोती कुर्ता, सिर पर पगड़ी धारण करते हैं, स्त्रियां चांदी के गहने पहनती हैं, लहंगा चोली पहनती हैं, ये इनको बहुत अधिक फेमस है इसके इसमें वेशभूषा में। ध्यान रखिएगा, पुरुषों के लिए धोती कुर्ता, सिर पर पगड़ी और स्त्रियां चांदी के गहने, लहंगा चोली पहनना पसंद करती हैं। इनके त्यौहार की बात करें तो बोक्सा जनजाति के त्यौहार में चेती, नोबी, होली, नवरात्रि, ढलिया, गोटरे, होंगड़, मर्रो, दीपावली आदि ये सभी के सभी बोक्सा जनजाति के प्रमुख त्यौहार हैं। और बोक्सा जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार व सबसे अधिक माने जाने वाला प्रमुख त्यौहार है मेला व चेती। ध्यान रखिएगा, इनका जो त्यौहार है मेला व चेती है। यदि इनके धार्मिक विश्वास की बात की जाए तो धार्मिक विश्वास में जो बोक्सा जनजाति है ये हिंदू धर्म के अत्यधिक समीप माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो बोक्सा जनजाति है ना ये हिंदू धर्म के अत्यधिक समीप मानी जाती है और यह लोग महादेव, दुर्गा माता, राम भगवान, कृष्ण, भूमसेन आदि देवी देवताओं की पूजा करते हैं। बोक्सा स्थानीय देवी देवताओं में खेड़ी देवी, साकरिया देवी, ज्वालाप्पा देवी, माफ कीजिएगा ज्वालाप्पा देवी, हुल्का देवी, चामुंडा देवी इनकी प्रमुख देवियां हैं। तो ये देवी देवताओं के नाम बहुत पूछ सकते हैं। यदि इनके सामाजिक जीवन की बात करते हैं तो इस जनजाति को अधिकांश विद्वान, पंवार, राजपूत घराने से संबंधित माना जाता है। मतलब जो यह जनजाति है इनको अधिक विद्वान माना जाता है। जो पंवार राजपूत थे उनके जो घराने थे उनसे संबंधित इनको माना जाता है। और बोक्सा जनजाति यदुवंशी, पंवार, राजवंशी, परतजा एवं तुनवार 5 गोत्रों की उपजातियों में बटी हुई है। ध्यान रखिएगा, इनको उपजाति है यदुवंशी, पंवार, राजवंशी, परतजा और तुनवार, इनके 5 गोत्र हैं जिनको उपजाति कहा जाता है, जिनमें अधिकतर संयुक्त और विस्तृत परिवार पाए जाते हैं और इनका भोजन मछली तथा चावल होता है। यही चावल और मछली खाते हैं। और बोक्सा समाज की सबसे छोटी जो इकाई है वह इसकी इकाई है परिवार। और बोक्सा जनजाति का परिवार पितृवंशी है। ध्यान रखिएगा, जिनका जो परिवार है वह पितृवंशी है एवं पितृसत्तात्मक है। और यह जो बोक्सा जनजाति है इनके विवाह हिंदू वैदिक कर्मकांडों पर आधारित होते हैं और विवाह इनके मंडप में होते हैं जैसे कि नॉर्मल विवाह होते हैं। रत जगह, कोई काटना, भात, नहावन ये इनके विवाह हैं और इनकी प्रमुख रस्में हैं जिनमें साली, भाभी, बेठिड़ विवाह अधिक प्रचलित है। ध्यान रखिएगा, साली, भाभी, बेठिड़ ये जो विवाह हैं ये बहुत अधिक फेमस है इस जनजाति के। आइए इसकी बात करते हैं आर्थिक जीवन की। यदि आर्थिक जीवन की बात की जाए तो कृषि, पशुपालन, दस्तकारी बोक्सा लोगों के आर्थिक जीवन का प्रमुख आधार है। और इस जाति के लगभग सभी व्यक्ति कृषि, लकड़ी का काम, मकान बनाना, डलिया बनाना, जाल बनाना आदि का काम इनका आर्थिक रूप से माना जाता है। आइए बात करते हैं राजनीतिक जीवन की।
यदि राजनीतिक जीवन की बात की जाए तो जो बुक्सा गांव है उसमें मंझरा में न्याय कानून व्यवस्था के लिए एक बिरादरी पंचायत होती है, जिसमें मुंसिफक, दरोगा व सिपाही होते हैं, और यह व्यवस्था अब समाप्त होती जा रही है। राज्य में नैनीताल, उधम सिंह नगर में जिले में बोक्सा परिषद की भी स्थापना की गई है। पूछ सकते हैं भैया, बोक्सा परिषद की स्थापना नैनीताल और उधम सिंह नगर में की गई है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। अगली जनजाति की ओर चलते हैं। अगली जनजाति है आपकी भोटिया जनजाति। शुरू करते हैं भोटिया जनजाति के बारे में। तो जो भोटिया जनजाति है वो उत्तराखंड में तिब्बत नेपाल की सीमा में संलग्न पर्वतीय क्षेत्र में भोटिया या भोट नाम से जानी जाती है। ध्यान रखिएगा, ये जो भोटिया जनजाति है ना, ये जो तिब्बत और नेपाल की जो सीमा है उसके पर्वतीय क्षेत्र जो भोटिया और भोट हैं उनके नाम से जानी जाती है। और भोटिया एक अर्ध घुमंतु जनजाति है। ध्यान रखिएगा, अर्ध घुमंतु जनजाति है, और लद्दाख कश्मीर में इन्हें भोटा या किपनौर हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है या भोट के नाम से जाना जाता है। राज्य में धारचूला के भोटिया को रंड, मुंस्यारी को शोका, चमोली में माच्छा, तोलच्छा के नाम से जाना जाता है। मतलब जो धारचूला है, धारचूला में जो भोटिया जनजाति है उनको रंड, मुंस्यारी को शोका, चमोली में माच्छा, तोलच्छा के नाम से जाना जाता है। और उत्तरकाशी में भोटिया को जाड़ भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, उत्तरकाशी में भोटिया को जाड़ कहा जाता है। और वर्षा काल में इनके आवाज़ को मैत, शीतकाल में गुंडा या मुंसा कहा जाता है। साथ में यह स्वयं को किरात वंशीय, ध्यान रखिएगा, किरात जो वंशीय तथा खस राजपूत कहते हैं। ध्यान रखिएगा, खुद को क्या कहते हैं, किरात वंशी कहते हैं और खत राजपूत कहते हैं। साथ में जो भोटिया जनजाति है यह राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा आदि जिलों में पाए जाते हैं, जबकि राह जनजाति सबसे अधिक पिथौरागढ़ में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो भोटिया जनजाति है इनका आवास की बात करें तो ये जो शीतकाल के अलावा 2134 से लेकर 3648 मीटर की ऊंचाई पर, जहाँ पर चारागाह की सुविधा उपलब्ध हो, मतलब अब चारागाह की सुविधा की बात की जाए तो पशु भी होंगे बिल्कुल, तो जहाँ चारागाह की सुविधा हो वहाँ पर अपना आवास बनाते हैं। और शीतकाल के आरंभ होते से ही यह परिवार और पशुओं के साथ गुंडा या पुंसा, जो कि शीतकालीन आवास कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इनका जो घर होता है ना शीतकालीन आवास, उसको गुंडा या पुंसा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, गुंडा या पुंसा के नाम से जाना जाता है। और इनमें आकर इनके आवास में लकड़ी का प्रयोग किया जाता है और लकड़ी का दरवाजा भी बनाया जाता है। और आइए बात करते हैं शारीरिक गठन और इनकी भाषा की। तो शारीरिक गठन और इनकी भाषा की बात की जाए तो इनका कद छोटा, सिर भारी, चेहरा गोल, आंखें छोटी होती हैं और देखने में तिब्बती लगते हैं। और ये लोग तिब्बती और मंगोलिया मिश्रित प्रजाति के लोग हैं। और भोटिया जनजाति हिमालय के तिब्बती वर्मा भाषा परिवार से संबंधित हैं। यह 6 बोलियां बोलते हैं और इनकी प्रमुख भाषा जो है वो है आपकी रोम्बर जाड़। ध्यान रखिएगा, रोम्बा जाड़ इनकी जो प्रमुख भाषा है वो है आपकी रोम्बा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रोम्बा और जाड़ है। तो ध्यान रखिएगा, प्रमुख भाषा रोम्बा और जाड़ है। आइए बात करते हैं वेशभूषा की। तो वेशभूषा, पुरुष घुटने तक लंबे चोक रंगा पहनते हैं, सिर पर तिब्बती टोपी पहनते हैं, जिसको चुकुल कहा जाता है, चुकल कहा जाता है। गेज या खग चस्सी पहनते हैं, जिसे ऊनी पजामा कहा जाता है। स्त्रियां बाहें ऊंची बाहें वाली कोट या पूरी बाह वाले कोट पहनती हैं, जिन्हें चूमाला कहा जाता है। और ये सिर को ढकने के लिए चूबती चादर या चुंकला का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, सिर को ढकने के लिए चूबती चादर या चुंकला का प्रयोग भी करते हैं। आइए बात करते हैं धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन की। यदि धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन की चर्चा की जाए तो ग्वाला, भूमियाल, बेगरेग चिम, नंदा देवी, दुर्गा, कैलाश पर्वत, द्रोणागिरी, हाथी पर्वत आदि यह जो भोटिया जनजाति के पूजनीय देवता हैं। और भोटिया समाज में प्रत्येक 12 वर्ष में कंडाली उत्सव मनाते हैं। तिमाली, बाजू, तुबेक आदि भोटिया समाज के लोकगीत हैं। और हुड़के भोटिया लोगों का प्रमुख वाद्य यंत्र। ध्यान रखिएगा, जो हुड़के हैं ये पूछ सकते हैं, एक बार इसको पे लगाइएगा, हुड़के क्या है। तो हुड़के भोटिया लोगों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। लोहसर एवं शुरगेन जाड़ भोटिया के प्रमुख त्यौहार हैं। ध्यान रखिएगा, लोहसर एवं शुरगेन जाड़ भोटिया के प्रमुख आपके क्या हैं, त्यौहार है। तो जो लोहसर और शुरगेन है यह जाट भोटिया के प्रमुख त्यौहार हैं। आइए बात करते हैं भोटिया जनजाति के सामाजिक जीवन की। तो सामाजिक जीवन की यदि चर्चा की जाए तो भोटिया जनजाति भारछा, तालछा, जोहरी, शोका, दरमिया, चौदासी, त्यासी, जाड़, जेठरा, छापड़ा, बखरिया आदि उपजातियों में बटे हुए हैं। मतलब ये जो चीज़, ये सारी क्या है, इनकी उपजातियाँ हैं। और इसी के साथ साथ भोटिया जनजाति अपने सगे संबंधियों को स्वारा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, भोटिया जो जनजाति है अपने सगे संबंधियों को स्वारा कहते हैं। और चावल जो है, मंडुआ का भात, छाकू, ध्यान रखिएगा, चावल
मडुआ का भात जिसे छाकू कहा जाता है, जे मंडुआ जो सत्तू होता है, सब्जी मांस इनके प्रमुख भोजन। सत्तू समझते हो, जो चना होता है ना, चने को भूंज कर पीस लिया जाता है, फिर इसको दूध या पानी में गलाकर खाया जाता है, वो सत्तू कहलाता है। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ध्यान रखिएगा, इस जनजाति के लिए। तो सत्तू, सब्जी मांस आदि इनके प्रमुख भोजन हैं। और भोटिया जनजाति का प्रिय पेय जो है वो ज्या है। ध्यान रखिएगा, ज्या किससे संबंधित है? तो ज्या आपका भोटिया जनजाति से संबंधित है, जो कि दूध, मक्खन और चाय से बनाया जाता है। तथा चकयती जो कि शराब कहलाती है। ध्यान रखिएगा, चकयती क्या कहलाती है? शराब कहलाती है। ध्यान रखिएगा, ज्या और शराब, जिया और शराब इनका प्रमुख पेय पदार्थ है। और भोटिया लोगों का समाज पितृसत्तात्मक है एवं पितृस्थानीय प्रकार का है, और ये परिवार में रहना पसंद करते हैं, जिनको मवासा कहा जाता है। और भोटिया जनजाति में विवाह की दो प्रमुख विधियां हैं, तत्सत और दामोला। ध्यान रखिएगा, तत्सत और दामोला इनकी दो प्रमुख विवाह की पद्धति हैं। और एक पत्नी प्रथा इनमें प्रचलित है कि एक ही पत्नी रखेंगे। और भोटिया जनजाति विवाह के अवसर पर पोड़ा नृत्य करते हैं। ध्यान रखिएगा, तब क्वेश्चन आ गया कि पोड़ा नृत्य किससे संबंधित है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए भोटिया जनजाति से पोड़ा नृत्य संबंधित है। इनमें भावच देवर विवाह, गंधर्व विवाह, पुनर्विवाह भी होता है। और इस जनजाति में बाल विवाह नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, बाल विवाह नहीं होता है। आइए बात करते हैं इनके आर्थिक जीवन की। तो आर्थिक जीवन की यदि बात की जाए तो इनका जीवन कृषि, पशुपालन, व्यापार, ऊनी दस्तकारी पर आधारित होता है। और सर्वाधिक साक्षर होने के कारण भोटिया जनजाति की जो आर्थिक स्थिति है ये बहुत अच्छी कहलाती है। मतलब सर्वाधिक यहाँ पर आपको साक्षर लोग मिलेंगे। और भोटिया लोग भेड़, बकरी, जीव आदि पशुओं को पालते हैं। तथा यहाँ पर झूम खेती को कोटिल विधि कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कोटिल विधि किसको कहा जाता है? तो झूम खेती को कोटिल विधि कहा जाता है। और 1962 में तिब्बत पर चीन द्वारा अधिकार करने के पूर्व भोटिया लोग तिब्बत से व्यापार भी करते थे। ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका भोटिया जनजाति के बारे में। आइए अगली जनजाति के बारे में देख लेते हैं, वह आपकी राजी जनजाति। तो शुरू करते हैं राजी जनजाति के बारे में। राजी जनजाति का जो मूल रूप है वो पिथौरागढ़ जिले में निवास करती है। ध्यान रखिएगा, जो राजी जनजाति है मूल रूप से पिथौरागढ़ जिले में निवास करती है। इसके अतिरिक्त यह चंपावत, नैनीताल में भी निवास करती है। और जो राजी लोग हैं अपने आवाज़ को रोतुड़िया कहते हैं। क्या कहते हैं? राजी जो लोग हैं अपने आवाज़ को रोतुड़िया कहते हैं। वर्तमान में चूरानी, कुटा, गठागो, ओलगक तथा खिरदारी बस्तियों में रहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो राजी जनजाति है ये चूरानी, कुटा, गठागो, ओलतुअक, खिरदारी बस्तियों में रहते हैं। और इनकी आवाज़, जो राजी लोग हैं अपने आवाज़ ध्यान रखिएगा, आवाज़ नहीं आवाज़, माफ़ कीजिएगा। राजी जो जनजाति है अपने आवाज़ को क्या कहते हैं? रोतुड़ा, रोतुड़ा। तो ध्यान रखिएगा, ये इनका क्या है? आवाज़ है। ये पूछ चुके हैं इसलिए बताया मैंने आपको। और राजी को बनरोत, बन राउत, जंगल का राजा, वन राजी आदि भी कहा जाता है। और विद्वानों की मान्यता के अनुसार जो राजी जनजाति है ये कोलम किरात जातियों की वंशज मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, कोल किरात जातियों की वंशज मानी जाती है। यदि इनके शारीरिक गठन और उनकी भाषा की बात की जाए तो जो राजी जनजाति है इनका कद छोटा होता है, मुखाकृति चपटी होती है। और शारीरिक सुदृढ़ता के कारण इनके होंठ बाहर की ओर मुड़े हुए होते हैं। और राजीव लोग, जो राजी है, ध्यान रखिएगा राजीव नहीं है, राजी लोग ब्रह्म लोगों से बातचीत में कुमाऊं भाषा का प्रयोग करते हैं। मतलब जो बाहरी लोग हैं उनकी बादशाह में कुमाऊं भाषा का प्रयोग करते हैं। और राजी लोग में पहले विनियम बिना बोले हुआ प्रचलित थी। ध्यान रखिएगा, पहले मुँह विनियम मतलब बिना बोले हुए प्रथा प्रचलित थी। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि मुँह विनियम प्रथा किससे संबंधित है, तो मुँह विनियम प्रथा, इसको आईएमपी लगाइएगा, राजी जनजाति से संबंधित है। और राजियों की भाषा में तिब्बती संस्कृत शब्दों की अधिकता होती है, किंतु ये मुख्य रूप से मोंडा भाषा बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, लोग मुख्य रूप से मुंडा बोली बोलते हैं। तो अगर आ गया कि मुंडा किससे संबंधित है, तो मुंडा आपकी राजी जनजाति से संबंधित है। आइए बात करते हैं इनके त्योहारों की। तो राजी लोगों के प्रमुख त्यौहार गोरा, अठावली, कारक, कर्क, मकारा, मकर संक्रांति हैं। और ये विशेष अवसर पर गोले बनाकर नृत्य करते हैं, जिसे थाड़िया नृत्य भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, थाड़िया नृत्य भी कहा जाता है। आइए अगला देख लेते हैं, धार्मिक व सांस्कृतिक जीवन। धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में मणिनाथ, गणनाथ, सेम, मल्लिकार्जुन, छुरमल, नंदा देवी, ये सभी के सभी लोग, माफ़ कीजिएगा, ये सभी के सभी देवी देवता, क्षमा चाहता हूँ, ये सभी के सभी देवी देवता हैं जो कि राजी जनजाति के लोग हैं। मणिनाथ, गणनाथ, सेम, मल्लिकार्जुन, छुरमल, नंदा देवी। और इनके प्रमुख देवता की बात करें तो जो राजी जनजाति है उनके प्रमुख देवता बागनाथ हैं। और राजी जनजाति की महिलाएं लहंगा, चोली, ओढ़नी धारण करती हैं। इनमें गोदना गुदवाने की प्रथा भी चलती आ रही है।
इसी के साथ साथ इनके सामाजिक जीवन की बात करें तो राजी जनजाति प्राचीन काल से ही इनका निवास स्थल जंगल में रहा है। ये जंगल में रहना अधिक पसंद करते हैं और यह लोग स्वयं को हिंदी धर्म का अनुयायी मानते हैं। ये कहते हैं कि हम सनातन धर्म के प्रेमी हैं और हिंदू धर्म के अनुयायी हैं और वर्ण क्रम में स्वयं को राजपूत मानते हैं। यह लोग कंदमूल, फल, मांस से अपना पोषण करते हैं और भोजन के अभाव में कुपोषण के कारण इनकी संख्या निरंतर घटती जा रही है। और राजी जनजाति में पुरुषों द्वारा धोती, पगड़ी और अखरंखा धारण किया जाता है। यह चोटी भी रखते हैं और राजी लोगों में विवाह से पूर्व सांग जांगी, ध्यान रखिएगा, सांग जांगी एवं पिंडा संस्कार होता है। इनमें वधु मूल्य का प्रचलन भी कहा जाता है। तो ये थी आपकी राजी जनजाति। आइए शुरू करते हैं अगली जनजाति, जाड़ जनजाति। यदि जाड़ जनजाति की बात की जाए तो उत्तरकाशी जिले में भागीरथ घाटी में रहने वाली भोटिया जनजाति की उपजाति को जाड़ कहा जाता है। जो भोटिया जनजाति है ना, भागीरथी घाटी में रहती है उत्तरकाशी जिले में, उनकी ही उपजाति है जाड़। इसी के साथ साथ इन्हें एटकिंसन ने इन्हें तिब्बत की हुंजा से संबंधित जनजाति माना है। ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं पहले कि एटकिंसन ने तिब्बत की हुंजा किसे कहा गया, तो ध्यान रखिएगा, जाड़ जनजाति को एटकिन्नस ने तिब्बत की हुंजा जनजाति के संबंधित माना है। और जाड़ लोग अपने को राजा जनक का वंशज मानते हैं। और इनके वेशभूषा की बात करें तो पुरुष घुटनों से थोड़ा ऊंचा गर्म चोगा पहनते हैं जिसे बपकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बपकन कहा जाता है। और स्त्रियों पैरों तक चक्का पहनती, क्या पहनती है? चक्का, चक्का पहनती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? कोलक कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ गया कि बपकन और कोलक किसे कहा जाता है? तो बपकन पुरुषों के वस्त्र को कहा जाता है, कोलक महिलाओं के वस्त्रों को कहा जाता है। और ये कमर के पर एक कपड़ा लपेटती है जिसे केरक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कमर पर जो कपड़ा लपेटा जाता है उसको केरक कहा जाता है। देखिए लैंग्वेज जो पॉइंट होते हैं ना, पूछ जाते हैं, केरक हो गया, कोलक हो गया, बपकन हो गया, ये पूछ सकते हैं कई बार। आइए इनके समाज की बात करते हैं। तो इनमें आधुनिकता का कम प्रभाव दिखता है। इनमें विघटित परिवार की व्यवस्था पाई जाती है, जिनमें पुत्रों के वयस्क हो जाने पर उन्हें परिवार से अलग कर दिया जाता है, जो कि विघटित समाज की अवधारणा है। और विवाह की बात की जाए तो जो जाड़ जनजाति है इनमें गंधर्व विवाह प्रचलित है, जिसमें पुनर्विवाह, बहुपत्नी विवाह ये सभी के सभी प्रचलित है। अधिक पत्नियाँ, अधिक पति और गंधर्व विवाह भी इसमें देखा जाता है। और कला की बात करें तो भवन निर्माण कला, चित्रकारी आदि के उत्कृष्ट नमूने के साथ साथ बगोरी, नेलांग आदि में देखे जा सकते हैं। इसी के साथ साथ इनके त्यौहार की बात करें, लोहसर त्यौहार रहे वो, यदि हम इनके त्यौहार की बात करें तो लोहसर त्यौहार, ध्यान रखिएगा, लोहसर त्यौहार इनका त्यौहार है और बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। और इसे ही वर्ष का पहला दिन मनाया जाता है। वैसे कहा भी जाता है कि बसंत पंचमी का पहला दिन ही नया साल होता है, और जो कि लोग आप उसको भूल चुके हैं, अब अंग्रेजों का नया साल मनाते हैं, कोई बात नहीं। तो शुरगेन इसका दूसरा प्रमुख त्यौहार है। पहला त्यौहार है आपका लोहसर और दूसरा है आपका शुरगेन, जो भाद्रपद माह के 20वें दिन से शुरू होता है। इनकी भाषा रोम है, जो कि गढ़वाली भाषा की अपेक्षा तिब्बती की भाषा के अधिक निकट है। तो ये चीज़ थी, हमने बहुत आईएमपी चीज़ आज इस वीडियो में देखी। इसमें हमने कई प्रकार की जनजातियों को डिटेल में बताई है। आइए एक आयोग की बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के बारे में चर्चा करते हैं। तो देख लेते हैं उत्तराखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। आप सभी को ज्ञात होगा, जो भारतीय संविधान है उसकी 5वीं और 6ठी अनुसूची में प्रशासन के विशेष उपबंध किए गए हैं, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताया गया है। इसी के साथ साथ उत्तराखंड स्टेट में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन उत्तराखंड अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के द्वारा 2003 में किया गया। कब किया गया पूछ सकते हैं, तो आपको ज्ञात होना चाहिए 2003 में किया गया, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। ध्यान रखिएगा, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। और आयोगों के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ध्यान रखिएगा, जो आयोगों के कार्यकाल का वर्ष होता है वह 3 वर्ष का होता है। तो ये था आपका उत्तराखंड का अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन 2003 में किया गया, जिसका एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। तो यह वीडियो था उत्तराखंड की जाति एवं जनजातियों से संबंधित। तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।